टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर संभल से है। संभल में दबंगों नहीं पड़ने की दास्तां। आपको बता दें कि दबंगों नहीं पड़ने दी रास्ता, नाली को उखाड़ दिया गया। आपको बता दें रास्ते का रोड़ा बना दबंग परिवार ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण को ध्वस्त किया। दबंगों के परिवार ने पीड़ितों ने जिला अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला थाना बनिया ठेर क्षेत्र के गांव अहमदनगर थरेसे का है, जहां पंचायत द्वारा नाली खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा है। इसी बीच दबंग परिवार ने आकर पंचायत द्वारा कराया गया नाली निर्माण को ध्वस्त कर दिया और अपनी दबंगई का प्रमाण पत्र दिया है। लोग जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम अहमदनगर थरेसा। अच्छा, जो आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, किस चीज को लेकर कर रहे हो? सर ये नाली हमारे यहाँ, इस नाली की समस्या इतनी है कि इसकी वजह से घरों में पानी जा रहा है। रोटी बनाने खाने की इतनी दिक्कत है, इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे मोहल्ले में कि जिससे बहुत ज़्यादा परेशान है। कौन डलवा रहा है इस सड़क के लिए और नाली के लिए? ये प्रधान जी डलवा रहे हैं। तो फिर अब क्या रुकावट है? रुकावट ये है, ये 2-3 बार नाली चुना दी और 2-3 बार उसने खसा दी। किसने? ये जो है सामने मकान है इनका। इनका नाम नहीं है कोई? नाम न करना। तो ये क्यों खसा रहे हैं? कह रहे हमारी जगह है यहाँ पर। फिर तुमने इसकी शिकायत की? हाँ शिकायत करी थी, शाम को आए थे। कौन आए थे? पुलिस वाले आए थे शाम को। क्या क्या गए? कह रहे कल को कुछ वहाँ पे बुला के गए। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सब लोग जाएंगे डीएम साहब के पास। डीएम साहब को शिकायत पत्र देंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? छोटी। कहाँ की रहने वाली है? थरेसे की। तो जो आज आप लोग, सारी महिलाएं हैं, पुरुष वगैरह भी हैं, सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं? सर ये खरंजा के लिए कर रहे हैं। ये पुराना सतयुगी खरंजा पड़ा हुआ है। अच्छा, पहले का? जी। अच्छा, फिर ये दोबारा पड़ रहा है आज? हाँ जी, तो ये लोग डालने नहीं दे रहे। ये लोग कौन? लिखी राम सेवक है ना, तो ये लोग नहीं डालने दे रहे। तो आपने इसकी शिकायत की? शिकायत की होगी इन लोगों ने। हाँ की है, पहले की है शिकायत। कोई आया है यहाँ पर? आया कोई? नेकपाल आए थे। अच्छा, तो पुलिस भी आई थी? है? पुलिस भी आई। और क्या 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 गए थे? अब वो लोग क्या समझ, वो लोग ना कह देते हैं साहब लंगड़ों की तो कोई जेल ही नहीं है। अच्छा, तो अब लोग वो लोग उनको जेल होएगी नहीं तो हम लोग तो पानी में डूबे रहेंगे। तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम जाना चाहते हैं, अधिकारी के पास जाएंगे, कहीं भी जाए चाहे। अच्छा, वहाँ शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे सर। कहाँ तक, कब तक पानी में डूबेंगे। नाम है आपका? दयाराम। कहाँ के रहने वाले? अहमदनगर थरेसे। जो आप लोग आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? कर रहे हैं, गन्ने में पानी भाग रहा हुआ है, दीवार मकान गिर रहे हैं। ये नाली बनवा रहे प्रधान जी और खरने डरवा रहे, तो डालने ना दे रहे, बेर बेर उखेड़ जाता। ये कौन? ये नरेश हैं और राम सेवक हैं। आपने शिकायत की? शिकायत करी साहब, और आए भी वहाँ से पुलिस वाले, तो कह रहे अभी काम बंद कर दियो, तब तक मकान दोबारा फिर गिर जाएंगे। अच्छा, तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? डीएम कार्यालय। शिकायत पत्र लेके? हाँ। तो डीएम साहब से कहेंगे, गुहार लगाएंगे? हाँ, उनकी यहाँ चल जाएगी तो चलाएंगे साहब, ना चलेगी तो देखिए चलाएंगे। बहुत अच्छे हैं डीएम साहब। आप आएंगे तो समस्या का समाधान होगा। नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम अहमदनगर थरेसा। अच्छा, जो आज ये महिलाएं और आप लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? ये नाला और खरंजा न होने दबंग लोग। कौन दबंग है? राम सेवक हैं। वो उनके भाई विकलांग हैं, उनका सहारा लेके हमारे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हमारी रास्ता है, यहाँ पुराना खरंजा भी है, नाली भी है। अच्छा, पहले खरंजा पड़ा हुआ था यहाँ? पुराना है, उसी के ऊपर कार्य चल रहा है। आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह? शिकायत की, नेकपाल साहब और कानून को पुल में वगैरह गाड़ के गए, निशान लगा गए, यहाँ तक खरंजा डालने में। अच्छा, तो अब आप लोग एक बात, उन्होंने क्या कहा? कुछ कहा था क्या? नहीं, उन्होंने कहा यहाँ तक हम नहीं डालेंगे।
अच्छा, तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम डीएम कार्यालय हैं। डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, उनसे देंगे शिकायत पत्र। हाँ, शिकायत पत्र। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन में लोक निर्माण विभाग के लगे पिलरों पर कुछ युवक कर रहे स्टंट। अद्भुत नजारा, परिक्रमा मार्ग बाईपास पर लगे लोक निर्माण विभाग के सुपर होल्डिंग का दुरुपयोग हो रहा और साथ ही छोरा तबाही नाम की इंस्टा आईडी पर वीडियो वायरल हो रही। कानून की उड़ाई जा रही खुलेआम धज्जियां। युवाओं का यह सर्कस सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय। खंबे पर लटक रहे युवक दे रहे हैं बड़े हादसे को न्योता। युवाओं ने बनाया सोशल मीडिया मनोरंजन का केंद्र। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे 86 पर बीती रात तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया है। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने चालक को पकड़कर जमकर पीटा। बाद में पुलिस ने उसे बचाकर हिरासत में लिया। महोबा शहर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कानपुर सागर हाईवे 86 पर अपनी रसोई के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आ रहे अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक बाइक सहित डंपर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, हादसे के बाद भी डंपर नहीं रुका। बाइक को रौंदते हुए वह सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से जा टकराया, जिससे पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद डंपर एक कार मैकेनिक की दुकान में जा घुसा, जिससे एक 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतक की बाइक चकनाचूर हो गई। आक्रोशित लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया है। उसकी जमकर पिटाई की सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची है और चालक को भीड़ से बचाने का प्रयास किया है, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता भी की है। आपको बता दें, मृतक की पहचान सुभाष नगर मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय राजा बाबू पुत्र कालका प्रसाद के रूप में हुई है। राजा बाबू RS स्टोन क्रेशर प्लांट में मजदूरी करता था और काम से घर लौट रहा था। घर पहुंचने से ही कुछ ही दूरी पर पहले यह उसके साथ हादसा हो गया। क्या घटना हुई है? फोन आया था, ये ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? वो कवरई से आ रहे थे महोबा। क्या करते थे? ये क्रेशर में काम करते। कहाँ पर घटना? जी, अपनी रसोई के पास। शादी अभी अभी शादी नहीं हुई। कहाँ से रहते हैं? जी हैं, सुभाष नगर में रहते हैं। कि हमारे कवरई के हमारे के रहने वाले हैं। कौन है? ये मित्र है हमारे। हाँ, मौके में ही। वो हम अभी जानकारी हुई है कि ये रास्ते में आ रहा था, चाहू पंप के सामने एक्सीडेंट हो गया, डंपर वाले ने मार दिया है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? कमरे से ड्यूटी से आ रहा था, अपनी रसोई में बता रहे हैं खाना खाया, वहाँ से वापस आ रहा था, तभी डंपर वाला यहाँ से जा करके ओवरटेक करके उसको टक्कर मार दी है बुरी तरह से। अच्छा, कहाँ क्रेशर में काम करते थे? ये तो RJS में काम करता था, कमरे अलीपुरा के बगल में। कैसे अभी भी तो हमें जानकारी हुई है, ऐसी सी बात घटना घट गई है, तो हम भी यहाँ बचते आए अस्पताल। नहीं, मौके में बता रहे हैं, हम तो अभी भी आए, हम देखा नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि स्पोर्ट में खत्म हुआ। कौन है आपके पास? अरे भाई, ये मानो तुम भैया, हम भी वही काम करते थे पहले, वो भी काम कर रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की बिगड़ी हालत। खबर सीतापुर से है, जहां लखनऊ की निजी हॉस्पिटल में हुई दर्दनाक मौत। बिस्वा कोतवाली के पटना गांव की निवासी थी मृतका। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ने सांडा के आयुष्मान हॉस्पिटल में कराया था भर्ती। 35 वर्षीय शाहनूर बानो के ऑपरेशन से हुआ था बच्चा। इससे पूर्व भी इस हॉस्पिटल में हो चुकी है कई मौतें। सीज हॉस्पिटल का आपको बता दें, पीछे के दरवाजे से किया जा रहा था संचालन। CHC अधीक्षक ने हॉस्पिटल को किया सीज। जनपद के सकरन क्षेत्र सांडा का पूरा मामला।
क्या मामला हुआ है? डिलीवरी वाला मामला था। हम यहाँ दिखाने आए थे, ठीक है। कहाँ? यहाँ अस्पताल में ही है। कौन सा अस्पताल है? आयुष्मान हॉस्पिटल। हाँ। तो वहाँ पे आए, बस देखे तो बोले ऑपरेशन होगा। कै बजे आए थे? आए थे 9:30 बजे रात में। 9:30 बजे रात में आए थे और गए हैं यहाँ से 12:30 बजे। यही है घटना। फिर कहाँ गए थे? लखनऊ ले गए थे। ऑपरेशन यहाँ हो गया था क्या? ऑपरेशन यहाँ हो गया था। ऑपरेशन हो गया है तो बोलने लगे यहाँ ब्लड की कमी है। तो यहाँ ब्लड चढ़ नहीं पाएगा, लखनऊ ले जाना पड़ेगा। तो हमारी इससे अच्छी क्या बात है, जो लखनऊ ले जाना पड़ेगा तो लखनऊ भी ले जाए भाई। अच्छा, फिर वहाँ ले गए, वहाँ पे डाल दिया बेंच पे। वहाँ पे जाने ही नहीं दिए हम लोगों को। हम लोग जो जाने के लिए करें तो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ पे मत आइए, अभी काम चल रहा है, ये है वो, दुनियादारी बता रहे थे। जनपद बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के गांव टिकाई पुख्ता का रहने वाला 20 वर्षीय सुमित पुत्र धर्मेंद्र सिंह अपने चाचा 27 वर्षीय सुरजीत उर्फ विकास पुत्र जयसिंह निवासी टिकाई पुख्ता कल शाम के समय दोनों चाचा भतीजे अपनी बाइक पर सवार होकर कस्बा उसैद की बाजार आए थे और बाजार से घरेलू सामान खरीदने के बाद दोनों बाइक द्वारा अपने घर जा रहे थे। इसी बीच उसैद थाना क्षेत्र के उसैद कादर चौक रोड पर कस्बा उसैद के पुल पर सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप में बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी, जिसमें चाचा सुरजीत उर्फ विकास एवं भतीजा सुमित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राहगीरों की मदद से पिकअप को पकड़ लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं आपका गजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? टिकाई पुख्ता। ये क्या मामला है जो दो लोगों की मौत हुई है? जी सर, बाजार गए थे, वहाँ से वापस लौट के आ रहे थे। इधर कादर चौक की तरफ से एक अशोका नीलैंड पिकअप गाड़ी जा रही थी, सामने से टक्कर मार दी उसने। अच्छा। मौके पर एक बंदे की मौके पर मौत हो गई, दूसरे ने रास्ते में दम तोड़ दिया। अच्छा, तो दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौत हो गई। अच्छा, ये आपस में कौन लगते थे? चाचा भतीजे। चाचा भतीजे। पिकअप पकड़ गई? पिकअप सर वो खड़ी है थाने में और ड्राइवर नहीं पकड़ा गया। इनके नाम क्या थे दोनों के? सुमित और सुरजीत। शटर काटकर चोरी करने वाले शातिर गिरोह के 5 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 2 घायल। आपको बता दें, थाना सवायशपुर पुलिस द्वारा जनपद में घटित शटर काटकर दुकानों में चोरी की विभिन्न घटनाओं में संलिप्त शातिर चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरोह की 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्त पुलिस की आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हो गए हैं और साथ ही पूर्व में भी इसी गिरोह के 2 अभियुक्तों को थाना लोनार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। संक्षिप्त विवरण की बात करें तो अवगत कराना है कि दिनांक 20 से 21 दिसंबर 2025 की रात्रि में थाना लोनार पर सूचना प्राप्त हुई कि दुकानों का शटर काटकर चोरी करने वाले गिरोह थाना लोनार क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर थाना लोनार पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और साथ ही गिरोह के 2 सदस्य विजेंद्र पुत्र स्वर्गीय रामलाल निवासी ग्राम रामपुरा और थाना पसगवा जनपद लखीमपुर खीरी नेत्रपाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ बाबा निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोहा जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, अभियान के क्रम में थाना सवायशपुर पुलिस द्वारा मत्तीपुर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया। अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया तथा खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में देवी पुत्र स्वर्गीय लालता निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर और साथ ही भूप राम पुत्र विजेंद्र निवासी ग्राम रामपुरा थाना पसगवा जनपद लखीमपुर खीरी के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। और साथ ही आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं जो दिन में दुकानों की रेकी करते हैं और रात्रि में शटर व ताले काटकर चोरी की घटनाएं कारित करते हैं। दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह क्षेत्र में घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के क्रम में थाना लोनार पुलिस द्वारा घेराबंदी करके समय लगभग 1:30 बजे बनवा रोड से दबिश देकर गिरोह के 2 सदस्य विजेंद्र पुत्र रामलाल निवासी ग्राम रामपुरा थाना पसगवा जनपद लखीमपुर खीरी नेत्रपाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ बाबा निवासी ग्राम मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के 3 सदस्य मौके से भाग गए। इनकी तलाश लगातार की जा रही थी कि भागे हुए अपराधियों से थाना सवायशपुर पुलिस की समय लगभग 3 बजे मत्तीपुर पुलिया पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में देवीपुर स्वर्गीय लालता निवासी मिल्किया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर
व भूपराम पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम रामपुरा थाना पसगावा जनपद लखीमपुर खीरी के पैरों में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। इनके तीसरे साथी हरिनाम पुत्र माधव निवासी मिल्किया थाना निगोज शाहजहानपुर को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए पांचों बदमाशों द्वारा लोनार बेटा गोकुल सवाजपुर में बीते दिनों में हुई दुकानों में शटर तोड़कर चोरी घटना को कबूला गया है। इनके पास शटर तोड़ने के उपकरण, चोरी का माल, अवैध असले व कारतूस बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में अभियोग पंजीकृत है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर के बहुचर्चित दीवानी न्यायालय अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में वांछित और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सिराज अहमद का अंत हो गया। जी हां, एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल सिराज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुठभेड़ गंगोह थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से होकर सहारनपुर पहुंचा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने गंगोह क्षेत्र में घेराबंदी की। खुद को घिरता देख सिराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आजाद अहमद की आपको बता दें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज इस वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में हत्या का मुख्य आरोपी सिराज अहमद सामने आया था, जो तभी से फरार चल रहा था। गिरफ्तार न होने पर उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसकी तलाश में एसटीएफ को लगाया गया था। फरारी के दौरान मार्च 2025 में न्यायालय के आदेश पर सिराज को करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसके बावजूद लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय बना हुआ था। मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ ने 1 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल और साथ ही भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 2 वाईफाई डोंगल और साथ ही एक छोटा बैग और आधार कार्ड समेत अन्य कागजात बरामद किए हैं। आपको बता दें पुलिस अब उनके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी है। लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित बेबी शो एंड टैलेंट हंट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम मोहित कुमार रहे और साथ ही यह आयोजन बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का शानदार उदाहरण बना। कार्यक्रम में लगभग 800 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। श्रेणी ए के अंतर्गत फैंसी ड्रेस कार्टून कैरेक्टर प्रतियोगिता में अविरल रस्तोगी ने प्रथम, रितिका ने द्वितीय और समृद्धि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कलरिंग प्रतियोगिता में निहारिका ने प्रथम, व्रंत ने द्वितीय और साथ ही प्रत्यक्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही श्रेणी बी में नृत्य प्रतियोगिता आनंद, ईशा सक्सेना, वाणी प्रथम, आकांक्षा और साथ ही पूर्वी, अभिनीत और साथ ही द्वितीय, सुनैना, अनैता एवं लवली ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। पजल सॉल्विंग प्रतियोगिता में शिवानी प्रथम, प्रिंस द्वितीय और दिवाकर पाल तृतीय रहे हैं। और साथ ही स्टैंड अप कॉमेडी में रियांश शर्मा प्रथम और साथ ही आंशिक मिश्रा द्वितीय और प्रखर कौशल तृतीय स्थान पर रहे। कविता पाठ में आराध्य शंखधार प्रथम, देवांश सिंह द्वितीय और साथ ही मनीष सिंह तृतीय रहे। मैजिक शो में सूर्यांश प्रथम, प्रियंका द्वितीय और आयुष यादव तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, जबकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया है। विद्यालय के संस्थापक वेदव्रत त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक बच्चा विशेष प्रतिभा लेकर जन्म लेता है और साथ ही विद्यालय का उद्देश्य उसी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मंच बच्चों को आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा तय करते हैं। और इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक वेदव्रत त्रिवेदी, संस्थापक तेजस्व त्रिवेदी और साथ ही निदेशक छवि शर्मा एवं श्रीमती रीता शर्मा, शैक्षिक निदेशक आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। सीतापुर जनपद के लहरपुर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त जमीन तहसील अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज थी, जिस पर शान मोहम्मद द्वारा कब्जा कर दुकान बनवाई गई थी और उसमें व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। यह कार्रवाई तहसीलदार की अगुवाई में की गई है। लहरपुर तहसील प्रशासन इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी सरकार भूमि पर अतिक्रमण विरुद्ध अभियान जारी करेगी।
खबर सीतापुर से है, जहां नहर कॉलोनी में माइनर फटने से नगर में घुसा पानी। आपको बता दें, नहर का पानी घुस गया है और साथ ही बरदही बाजार जलमग्न है। कई इलाकों में गंभीर जल भराव है। 2-3 जगह माइनर टूटने से तेजी से नगर की ओर बह रहा है नहर का पानी। सिंचाई विभाग जेसीबी के साथ मौके पर मौजूद है। हालात काबू में करने का चल रहा प्रयास। जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र का पूरा मामला। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में आज एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने पहुंचकर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के असलाह की बारीकी से जांच की और साथ ही पूरी कोतवाली का भ्रमण कर प्रत्येक चीजों को बारीकी से जांचा है। निरीक्षण को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने पूरे स्टाफ को सुबह से ही अलर्ट रहने का कह दिया था, जिसके चलते पूरा स्टाफ पूरी तरह मुस्तैदी से नजर आया था। वहीं कोतवाली आपको बता दें, अमरजीत सिंह ने फिंगरप्रिंट की हाल ही में की गई और साथ ही आई मशीन को भी उसके बारे में सब इंस्पेक्टर से बारीकी से जानकारी भी दी है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि यह उनका वार्षिक निरीक्षण है और उन्होंने इस निरीक्षण में सब कुछ ठीक ठाक पाया है। बाकी जो कुछ खामियां हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश कोतवाली प्रभारी को दिए गए हैं। देखिए, थाने का एक हम पुलिस का रूटीन काम है। हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इन पे साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना चूंकि हरिद्वार जनपद का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा थाना है। यहाँ का काम, वर्कलोड, सारी चीज़ें, तो अभी तक जो मैंने देखा है चीज़ें तरतीबवार रखी गई हैं, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं। उनका जो OR या विवेचनाओं का निस्तारण उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनके वेलफेयर को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक सारी चीज़ें ओके हैं। हमारे सीओ साहब बगल में ही बैठते हैं, तो उनका भी लगातार ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रहता है। तो अभी फिलहाल पिछले काफ़ी समय से वर्कआउट के तौर पर या क्राइम डिटेक्शन के तौर पर जब मंगलौर थाना काफ़ी अच्छा कर रहा है। बाकी अभी मेरा अगले 2-1 घंटा और इंस्पेक्शन चलेगा। जहाँ कुछ कमी लगेगी, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा सभी जगह होती है, उसमें जो निर्देश मेरे द्वारा दिए जाएंगे उसका हम अनुपालन भी इनसे सुनिश्चित करूँगा। ये वार्षिक था। सर, अभी जैसे ये देखिए, फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है। कांस्टेबल से लेकर के एक IPS ऑफिसर जो होते हैं, सबको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये चीज़ सिखाई जाती है। तो चूंकि उसका बार बार प्रैक्टिस किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अब उत्तराखंड पुलिस बहुत हाईटेक हो गई। हमारे पास ड्रग डिटेक्शन किट हैं, हमारे पास फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग के किट हैं, फुटप्रिंट लिफ्टिंग के किट हैं। तो बार बार उनका थाना लेवल पे लगातार हैंड्स ऑन किया जाता है, मतलब उनको लगातार इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि हमारी विवेचना में बेहतर तौर पर साइंटिफिक एविडेंस को हम शामिल कर पाएँ। ऋषिकेश के निकट अमित ग्राम गली नंबर 25 में करीब 30 बीघा भूमि पर एक ऐसा आदेश पारित हुआ है जिसने 50 साल से भूमि पर काबिज 25 परिवारों के लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हां, उजड़ने की डर से भयभीत लोगों ने भूमि पर बसे रहने का हक देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। और साथ ही पूर्णानंद बहुगुणा ने बताया कि अमित ग्राम गली नंबर 25 में करीब 30 बीघा भूमि पर 25 परिवार 50 साल से काबिज हैं। 8 परिवारों ने अपना मकान बना लिया है, जबकि बाकी परिवार भूमि पर समय समय पर खेती करने का काम करते हैं। यह वन भूमि पहले वीरभद्र सामूहिक सहकारी खेती समिति बापू ग्राम के पास थी, जो 23 अक्टूबर 1984 को वन विभाग को सौंप दी गई थी। इसके प्रमाण पत्र उनके पास मौजूद हैं। इस राशि पर कुछ लोगों ने कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर दिए और साथ ही विवाद किया जा रहा है। मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने उनकी सुनवाई के बगैर एक तरफा फैसला विवाद करने के पक्ष में सुनाया है। इस फैसले के तहत 26 अक्टूबर 2025 को पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि परिवारों से खाली कराई जानी है। आरोप लगाया है कि मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी समस्या नहीं करी है और सुनवाई नहीं करी। इस कारण परिवार के लोगों का दिन का चैन भी छिन गया और रात की नींद भी उजड़ गई है। और साथ ही ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग की भूमि को कैसे आदेश देकर किसी के भी पक्ष में खाली कराया जा सकता है। मेरा नाम सुधा है और ये जमीन मेरे ससुर जी ने ले रखी है। मेरे ससुर जी को मरे हुए 70 साल हो गए और हमको कम से कम 60 साल हो गए इस जमीन पे। और हमारी ज्यादा जमीन है, हमारी 1-1 बीघा जमीन है और हम उसी में खाते कमाते। हमारी कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं है। और वो हमें लोग माना डीलर आ रहे हैं, उसके रोज हमें परेशान करते हैं। वो डीलरों को भेज रहा है, उसका भी कुछ नहीं है।
जो उसका कुछ होता था हम बोलते कुछ है उसका भी कुछ नहीं है। वो डीलरों को आए दिन डीलरों को बड़ा धमकी डीलरों को दे रहा है पैसे और कोर्ट में भी पैसा दे रहा है और हम लोगों को मैंने ऐसा बोल रहा कि कुछ नहीं तुम्हारे यहाँ, हमारा क्यों नहीं है। देखो ना मैंने एसडीएम भी देखने आए और मैंने सब देखने आए कि किसकी काबिज है जमीन किसकी नहीं है। उसका वो बोल रहा मेरा कब्जा है। जब उसका कब्जा है तो कोर्ट में क्यों जा रहा है कि मुझे कब्जा दो। जब कब्जा उसका है तो कब्जे के लिए क्यों मांग रहा है कोर्ट में। भाई कब्जा दिखाए ना अपना जहाँ उसका कब्जा है। हमारा सारी जगह सब लोगों का कब्जा है। किसी की 1 बीघा है, किसी की आधा बीघा है, किसी का मकान है, किसी की ऐसी नहीं है, किसी की 10 बीघा 20 बीघा है, किसी की 1-1 बीघा है, सबके 1-1 2-2 बीघा है। सब लोग ऐसे बसे हुए, लोगों ने खरीद के बैठे हुए। लोग ऐसा नहीं बैठे हुए पहले के भाई जंगलात की है और है जंगलात की जमीन है। जब जंगलात माना कोर्ट ने बोल दिया कि जंगलात की जमीन है, जब हमारी नहीं हो सकती तो उसकी कैसे हो सकती है। भाई जंगलात ने बोल देना कि तुम्हारी नहीं है हमारी नहीं है, तो फिर उसकी कैसे हो सकती है जंगलात। भाई जंगलात तो सबके लिए एक है ना, फिर उसको कैसे कब्जा दे रही जंगलात। मैंने काफी परेशानी बहुत परेशान हो रहे हैं हम तो रोज परेशान है। रोज आए दिन डीलर आ रहे हैं, डीलर धमकी दे रहे हैं हमें कि यहाँ से खाली करो। कोई डीलर बोलता है इतने करोड़ की है, कोई डीलर बोलता है उतने करोड़ के, उसे तो करोड़ों खर्च कर रहा है। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। अधिकारियों को तो मुझे नहीं पता, पर जो मैंने इसमें है जो इसमें कोर्ट में केस कर रहा है वो सब डीलरों को पैसे खिला रहा है। सब डीलरों को पैसे खिला रहा है, खिला कर डीलरों को भेज रहा है। आज दिन रोज डीलर आ रहे हैं यहाँ और रोज डीलरों को पैसे दे रहा है। जेवर रख के बड़ी मुश्किल से 2 कमरे डलवाए और वो आए दिन रोकते हैं, काम रोकते हैं, बहुत परेशान करते हैं। यहाँ एकत्रित हुए हैं आप लोग, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं, मामला क्या है। ये जमीन 1984 में जंगलात की हो चुकी है। हम अभी पूरा ये बापूग्राम क्षेत्र जो अब नगर निगम में शामिल हो चुका है, ये पूरा लगभग 10 वार्ड हैं इसमें। ये 10 के 10 वार्ड हम अगर आप हमें वन विभाग के दस्तावेजों में देखेंगे तो हम अतिक्रमणकारी के रूप में दर्ज है वहां पर। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये हमें वन विभाग कह रहा है कि हमारी जमीनों पे आप बैठे हैं, आप अतिक्रमणकारी हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारी जमीनों पे कब्जा करने भी आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई एक कौन है आखिर हम यहाँ पे, हमको लगभग 50-55 साल हो चुके हैं। 50-55 सालों से हम यहाँ काश्त कर रहे हैं, हमारी जमीनें, हम खेती कर रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं, जगह जगह फसलें हैं हमारी, और यहाँ पे अपना पशुपालन भी कर रहे हैं। बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। उनके लिए एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि भाई, एक वन विभाग कह रहा है कि ये हमारी जमीनें हैं। 1984 से वो कहता है कि आप अतिक्रमणकारी हैं यहाँ पर, जो कि बापूग्राम के रूप में कभी ये मीरा बहन ने बसाया था। वो अब पूरी तरह से उसकी लीज खत्म हो चुकी है और लीज खत्म होने के बाद 1984 में ये वन विभाग को चली गई है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये हमारी जमीनें हैं, जबकि एक तरफ वन विभाग की तो हमारी समझ, और वो हमको प्रशासन के माध्यम से उठाने के लिए भी आ रहे हैं, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। तो इसके लिए हमारा कहना है कि भाई हमारी जमीनों पे हम 55-60 साल से बैठे हुए लोग हैं, हमको हमारा मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये लगभग 30 बीघा जमीन है और ये जब मीरा जो वीरभद्र सहकारी समिति ने को अलॉट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें खरीद फरोख्त होने लग गई थी। तो सन 1984 23 अक्टूबर 1984 को जो परिसमापक बैठाया गया था सरकार के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, और ये सारी जमीन जो है सरेंडर डीड के माध्यम से वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो वो जो व्यक्ति है उसके पास उससे पहले के कागज हैं या बाद के हो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो कोर्ट में राज्य सरकार को मुद्दा बनाता है। हम लोगों को पार्टी ने बनाया, जितने लोग इसमें काबिज है किसी का नाम नहीं है उस आदेश में, बस उसने पार्टी बना रखा राज्य सरकार को कि मेरे पे कागज है और मुझे इस पे कब्जा दो। और राज्य सरकार भी जो है वो जो है कोर्ट, जो मान्य जो कोर्ट है वो भी आदेश कर देते हैं कि इनको खाली करो। हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि विधिक राय भी जो मांगी गई है, तो विधिक राय में भी जो शासकीय अधिवक्ता उन्होंने कहा कि इन लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि हम लोगों को भी सुना जाए, हम लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ना हमें कोर्ट में जाने का टाइम दिया जा रहा है और ना जो हमारी कहीं सुनवाई हो रही है। हम लोग सभी के पास चक्कर काट गए हैं और अब हमारा जो है आपसे मीडिया से अनुरोध है कि इस संबंध में जो है जो गरीब लोग हैं, कई हमारी बहनें ऐसी है कि जो विधवा हैं, कई और चीजें हैं। ये आदेश ये 12 तारीख को किया एसडीएम महोदय ऋषिकेश ने जारी किया कि 26 तारीख को जो है पुलिस बल को लिखित आदेश किया गया है कि आप इनको जो है कब्जा दे, इनको हटा के, हम लोगों का मकान हटा के और कब्जा दिया जाए। और उसके बाद से कभी बिजली वाले आ रहे हैं, कभी पानी वाले आ रहे हैं कनेक्शन काटने के लिए कि आदेश है। तो इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो 30 बीघा क्या इस पे रिहायशी इलाका है या टोटल अभी इसमें
नहीं, इसमें रिहायशी करीबन 8 से 10 मकान बने हुए हैं और बाकी ये मकान बने नहीं दे रहे। जैसे भी हम लोग बनाते हैं तो ये इनके लोग आते हैं कोई और वो इस तरीके से जो है गाली गलौच और मारपीट करने लग जाते हैं लोगों से, तो लोग फिर कर नहीं पाते क्योंकि सब लोग गरीब है। रहने वाला दूसरा पक्ष ऋषिकेश के हैं, कोई टेकचंद जी हैं, वो भी कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, हम लोग इतने मिले भी नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है, उसके बाद एसडीएम का आदेश आया। जी, हमारा जो मामला है वो हाई कोर्ट में लंबित है। जब 11 जून 2024 को इसका खाली करने का आदेश दिया था माननीय एसडीएम ने, तो हम लोग हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट में मामला लंबित है अभी भी। तो फिर भी जो है लंबित होने के बावजूद भी उन्होंने जो है अभी 12 तारीख को जो है फिर आदेश, कब्जे का आदेश निकाल दिया। जो तो हम लोगों का यही है कि हम लोगों को सुना जाए, और जब कोर्ट में लंबित है तो जब तक लंबित है तब तक हमको जो है समय दिया जाए। जो है अब बारिश हो रही है, मकान तोड़ के कहाँ जाएंगे, जो लोग रह रहे हैं उनको सामान ले जाना है, कहीं कोई बुजुर्ग हैं, अधिकतर 2 लेडी ऐसी जो विधवा हैं जिनका छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यही नाम बता दीजिए। मेरा पूर्णानंद बहुगुणा। मंगलौर पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल से कई लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मंगलौर पुलिस ने जनवरी माह से साल के अंत तक लाखों रुपए कीमत के खोए हुए लगभग 200 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने फोन मालिकों को उनके खोए हुए फोन सौंपे हैं। दरअसल हरिद्वार पुलिस लंबे समय से ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल अभियान चलाए हुए थी और साथ ही जिसके तहत साइबर सेल की एवं विशेष यूनिट लोगों के खोए हुए मोबाइलों को ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत करती है, जिसके लिए खोए हुए मोबाइल की सूचना अपने निकटतम थाने में देनी होती है। इसके बाद विशेष यूनिट टीम और साथ ही CEIR पोर्टल का उपयोग करते हुए खोए हुए मोबाइलों की खोजबीन लग जाती है और साथ ही मोबाइल की लोकेशन के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों से संपर्क स्थापित कर फोन वापस लेकर आती है। धन्यवाद है, बहुत बढ़िया, हमारा फोन वापसी मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद है। पुलिस ने बहुत कोशिश की, दीवान जी ने, अरबज जी हमारा फोन मिल गया। सर जी, अरबज जी भी अपना हमारे को तुरंत फोन किया, अरबज जी हम आ गए तुरंत यहाँ थाने में। आपको उम्मीद थी कि उम्मीद थी नहीं जी, उम्मीद थी, मौका मिल गया, उम्मीद करिए, विश्वास था दीवान जी जी। ठीक है सर जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो नहीं आती, लेकिन मंगलौर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दे दिया मोबाइल। इस वजह से उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे हम, क्योंकि जिसने हमारा फोन उठाया था उससे बात भी हुई थी, वो मना कर रहा था देने को कि हम नहीं देंगे भाई तुम्हारा मोबाइल। इस वजह से देखो मंगलौर पुलिस ने कितनी सहायता की है हमारी, गरीब आदमी है जी। इतना किस तरह से आप मंगलौर पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे? बस तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे मंगलौर पुलिस का, उन्होंने हमारी सहायता की है बहुत ज्यादा। आपका मतलब कब गुम हुआ था? मेरा 3 महीने पहले नया फोन था, गुम हो गया था और आज ये मिल गया मंगलौर पुलिस की वजह से। मंगलौर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। बस जी ऐसे ही इनको ऊपर वाला सलामत रखे और देश की रक्षा करने के लिए बनाए गए। देखिए, उत्तराखंड पुलिस की एक पहल है, CEIR हमारा जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मोबाइल मिसिंग है, चोरी हो गया, तो बिना थाने आए भी वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जिस स्पॉट से मोबाइल मिस होता है उसी थाने को काम करना होता है। तो मंगलौर थाने में पिछले 1 साल में करीब 200 मोबाइल जो खोए थे या चोरी हुई थी वो रिकवर करके दिए हैं। तो 200 ऐसे लोग जिनको लगता था कि उनकी गलती से, लापरवाही से या किसी की चालाकी से उनका फोन चला गया था, तो पुलिस की मेहनत और कर्मठता से वो 200 लोगों को फोन रिकवर हुए हैं। वास्तव में प्रशंसनीय काम है, चूंकि हमारे CO मंगलौर साहब नजदीक में ही बैठते, लगातार उनका ऑब्जर्वेशन चलता है और थाना मंगलौर ने एक अच्छी कार्रवाई करी, वास्तव में प्रशंसा का काम। इसमें बेसिकली एक दरोगा और करीब 3-4 जो कांस्टेबल होते हैं जो टेक्निकली थोड़ा साउंड होते हैं, वो इस पे काम करते हैं। और इस पूरे उसमें मैं, चूंकि देहात में 10 थाने हैं, हर जगह मोबाइल मिसिंग की कंप्लेनें होती हैं, तो मंगलौर मैंने जैसे पहले भी बताया कि इस डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, स्टेट का सबसे बड़ा और चैलेंजिंग थाना है। वहां पर हमारे जो 2 कांस्टेबल हैं, जफर और माजिद, उन लोगों ने वास्तव में प्रशंसा का काम है। इसमें जो मोबाइल 200 लोगों को मिले हैं, कोई मोबाइल दिल्ली से मिला है, कोई कलकत्ता से मिला है, कोई MP से मिला है, तो इतने लोगों से बात करके या वहां तक पहुंच करके मोबाइल रिकवर कराना वास्तव में प्रशंसा का काम है। दोनों कांस्टेबल हमारे, उन्होंने अपनी तत्परता से, अपनी कर्मठता से 200 लोगों को मुस्कान दी है।
उसके लिए वो धर्मनगरी हरिद्वार के रानीपुर मोड़ चौक पे आज सुबह जिला अध्यक्ष ठाकुर विशाल सिंह राणा के नेतृत्व में ऋषिकुल मैदान में से चंद्रचार्य चौक तक आक्रोश रोड से शो निकाला गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। यह केवल एक हत्या नहीं बल्कि बांग्लादेशी में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार पर प्रमाण है और साथ ही भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करे। बजरंग दल ने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और ठोस नीति की मांग की है। कि जो अन्य देशों में हिंदुस्तान के अलावा जो देश है जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ जिस भाईचारे के आड़ में हमारा हिंदू यहाँ रह रहा है, उन्हें देखना चाहिए। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने किया है। बांग्लादेश में परसों शाम के समय जो घटना हुई है, एक हिंदू गरीब भाई अल्पसंख्यक है वहाँ, उसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसकी एक निर्मम हत्या हुई है। उसे पीटा गया भीड़ के द्वारा। उसके बाद जब वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागा, पुलिस कस्टडी में गया, तो वहाँ की पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो सभी शरिया कानून को मानते हैं। उनके लिए कोई संविधान, कोई कानून कुछ नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिहाद है, मुसलमान है, जो कुछ है। उन्होंने वहाँ की पुलिस ने उस दीपू चंद्र दास को उस भीड़ के हवाले कर दिया मरने के लिए, और उस भीड़ ने उसकी जो हत्या की वो हम सभी ने देखी। और ऐसी हजारों हत्याएं होती है। वो तो वहाँ से किसी एक कह सकते हैं कि एक लकड़ बग्गे ने वीडियो वायरल कर दी जो हम तक पहुँच गई, अन्यथा वहाँ ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं। मेरा उन हिंदुओं से निवेदन है जो अभी भी राजनीति चादर उड़ के सो रहे हैं, कांग्रेस की चादर उड़ के सो रहे हैं और भाईचारे की चादर उड़ के सो रहे हैं, उन्हें आंखें खोलने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है, अन्यथा कुछ समय के बाद वो घटना यहाँ होना भी आम बात हो जाएगी। पहुँचने की जरूरत ही नहीं। वो आदमी हमारा पुलिस के पास पहुँच गया था, वो थाने में था, थाने ने उसे भीड़ के हवाले किया मरने के लिए। वहाँ पुलिस नहीं है, पुलिस के नाम पे सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है। एक वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो सब मुसलमान हैं और जिहाद को मानने वाले लोग हैं, सब सीरिया कानून से चलते हैं। उन्हें देश की शांति से, अंतर्राष्ट्रीय शांति से कोई मतलब नहीं। उन लोगों का सीधा मिशन है, जहाँ भी जिस शहर में, जिस राज्य में, जिस देश में वो लोग 40% से ऊपर होते हैं, वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम होना बहुत आम बात है। मैं हरिद्वार पुलिस से भी अनुरोध करता हूँ कि जो पंचपुरी हरिद्वार के अंदर जिस क्षेत्र में ये प्रतिबंधित हैं, 5 बजे के बाद नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, व्यापार नहीं कर सकते, इनका सत्यापन करें। और जो लोग 5 बजे के बाद व्यापार कर रहे हैं, 5 बजे के बाद यहाँ दुकान किराए में लेकर रह रहे हैं, घर लेकर रह रहे हैं, उनका सत्यापन और उन्हें ऐसे भगाया जाए। नाम बता दो अध्यक्ष अपना। मेरा नाम विशाल राणा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल हरिद्वार। हरिद्वार में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और साथ ही उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत शिवालिक नगर से की गई, जहां टिहरी विस्थापित क्षेत्र सेक्टर 4 सहित अन्य स्थानों पर रैन बसेरों, अलाव और ठंड से बचाव की व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई है। आपको बता दें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत ठंड से बचाव की सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए जा रहे हैं। वहीं जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसी अनुरूप अलाव की संख्या और साथ ही रैन बसेरों की सुविधाएं भी बढ़ेगी। और साथ ही प्रशासन का साफ कहना है, ठंड के मौसम में किसी भी जरूरतमंद को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, सर्दियों को लेकर सभी जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है। और आज यहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई, उसका नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ हमने निरीक्षण किया है। और इसमें 25 से 30 जगहों पर अलाव ऑलरेडी जलाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी नंबर को बढ़ाया जाएगा। साथ ही अलाव बनाने के साथ साथ जगह जगह जो निराश्रित लोग हैं या फिर जिनको जरूरत है गर्म कपड़ों की, उनको कंबल बांटने की कार्रवाई भी की गई है, आगे भी जारी रहेगी। और यहाँ पे रैन बसेरा भी अच्छा बनाया गया, उसको भी देखा जाएगा। निश्चित तौर पे सभी का ये दायित्व है कि सर्दियों में एक दूसरे की सहायता करें, खासकर जो लोग
रोड पर आसपास है या फिर जो लोग जिनके पास संसाधन की कमी है उनकी सहायता करने के लिए जो नगर पालिका शिवालिक नगर ने काम किया है, निश्चित ही सराहनीय कार्य। जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, जहां उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि सर्दियां काफी शुरू हो गई हैं। तो हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था, और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, रात का उन्हें आश्रय चाहिए, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। तो उसी का निरीक्षण आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने किया और ये वास्तव में जो है हम लोगों का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा सके ये हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि सर्दी का मौसम है, सब सीनियर सिटीजन लोग हैं, आग भी ताप है, मूंगफली भी खाएं और भी अच्छा है। नैनीताल जिले के रामनगर थाने में आज क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने वार्षिक निरीक्षण करते हुए सीओ थाने के मालखाने से लेकर अपराध रजिस्टर और विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान शास्त्रों की स्थिति और दस्तावेजों की जांच के साथ साथ आगामी क्रिसमस पर्व को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। रामनगर थाना परिसर में आज क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने वार्षिक निरीक्षण किया और साथ ही निरीक्षण के दौरान सीओ ने पुराने थाने में बने मालखाने की जांच की और यह देखा कि वहां सामान किस वर्ष का है और साथ ही थाने में रखे गए असलहों की भी स्थिति की परखा गया है और साथ ही इसके अलावा आगामी क्रिसमस पर्व को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि बैरिकेडिंग कहां लगाई जाएगी और साथ ही ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। सीओ ने बताया कि यह निरीक्षण कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने और त्योहारों के दौरान आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। आज मेरे द्वारा था कोतवाली रामनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो है मालखाने को चेक किया गया कि ये जो मालखाना है उसके अंदर कौन कौन से सन का माल रखा हुआ है। दूसरा इसमें चेक किया गया कि जो शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र हैं वो किस हालत में है, उनकी कब कब उसकी साफ सफाई सज्जा किया गया। थाने के अंदर जितनी विभिन्न शाखाएं हैं उसके अंदर सारी शाखाओं के अंदर मेरे द्वारा मुआयना किया गया और चेक किया गया कि शाखाओं के अंदर जो पत्रावलियां रखी हैं वो किस हालत में है और साथ ही साथ जो थाने के मूल पत्रावलियां है, रजिस्टर्स हैं, उनका भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। साथ ही साथ जो आगामी अभी हमारे जो क्रिसमस और न्यू ईयर है उस पर भी कैसे क्या किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, कितनी ड्यूटीज किस किस पॉइंट पर रहेंगी, कहाँ कहाँ में बैरियर्स बैरिकेडिंग इत्यादि चाहिए, वो भी आज मैंने जो थानाध्यक्ष और टीम के साथ डिस्कस किया। सर क्या कमी पाई गई है कुछ? अभी तक देखिए पत्रावलियों में जो है थोड़ी सी कमियां वो मेरे द्वारा इनको लिखित में निर्देशित कर दिया जाएगा और जो उसका रखरखाव है वो मेरे द्वारा ठीक पाया गया। आज मेरे द्वारा था कोतवाली रामनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो है मालखाने को चेक किया गया कि ये जो मालखाना है उसके अंदर कौन कौन से सन का माल रखा हुआ है। दूसरा इसमें चेक किया गया कि जो शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र हैं वो किस हालत में है, उनकी कब कब उसकी साफ सफाई सज्जा किया गया। थाने के अंदर जितनी विभिन्न शाखाएं हैं उसके अंदर सारी शाखाओं के अंदर मेरे द्वारा मुआयना किया गया और चेक किया गया कि शाखाओं के अंदर जो पत्रावलियां रखी हैं वो किस हालत में है और साथ ही साथ जो थाने के मूल पत्रावलियां है, रजिस्टर्स हैं, उनका भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। साथ ही साथ जो आगामी अभी हमारे जो क्रिसमस और न्यू ईयर है उस पर भी कैसे क्या किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, कितनी ड्यूटीज किस किस पॉइंट पर रहेंगी, कहाँ कहाँ में बैरियर्स बैरिकेडिंग इत्यादि चाहिए, वो भी आज मैंने जो थानाध्यक्ष और टीम के साथ डिस्कस किया। सर क्या कमी पाई गई है कुछ? अभी तक देखिए पत्रावलियों में जो है थोड़ी सी कमियां वो मेरे द्वारा इनको लिखित में निर्देशित कर दिया जाएगा और जो उसका रखरखाव है वो मेरे द्वारा ठीक पाया गया। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर आज राष्ट्रीय युवा वाहिनी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कानपुर की खबर है, जहां पर कानपुर नगर में जिसमें राष्ट्रीय युवा वाहिनी के मंत्री देव प्रकाश शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष का कानपुर आगमन हुआ और साथ ही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है व भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति व गुरुकुल शिक्षा को फिर से शुरू करना है। कानपुर शहर में भी गुरुकुल की स्थापना करना है और वहीं बनारस से आए राष्ट्रीय महासचिव गौतम सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के लिए
लिए हमेशा खड़ा हूं। युवाओं को नशे से दूर रखना चाहिए व मोबाइल में ज्यादा समय बर्बाद न करने को कहा। स्वागतकर्ता स्वाति अवस्थी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं नीलेश कुमार प्रदेश संगठन मंत्री एवं शुभम मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल एवं खुशी सैनी प्रदेश मीडिया प्रभारी खुशी सैनी एवं श्रीमती अंबिका स्वाति प्रदेश महामंत्री जी, जिन्होंने पिपौरी गांव स्वाति अवस्थी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा को फिर से स्थापित किया है, एवं अमित द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष धर्म प्रकोष्ठ एवं सुधीर भारद्वाज प्रदेश प्रमुख एवं सुधीर सचान जिला संगठन मंत्री एवं न्याय पदाधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। हेलो जी, मैं गौतम सिंह राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी भाजपा से हूँ। ठीक, मैं बनारस चल के कानपुर नगर आया हूँ, जहाँ पर हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। मैं इस उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और जो भी हमारे महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ 24/7 आवर्स। और मेरा नंबर भी जल्द आप लोग को ग्रुप में डाला जाएगा कि जिससे किसी भी व्यक्ति को, चाहे महिला हो, किसी वर्ग की महिला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी वर्ग की महिला हो, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, उनकी मुसीबत में हमेशा जी। मैं कानपुर के युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो सब नशा ना करें। पहले तो आज के लड़के जो भी है वो नशा खूब कर रहे हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। लोग मेहनत करें, मोबाइल में समय दे रहे हैं तो मोबाइल में अगर आप समय दे रहे हो, इंटरनेट पर समय दे रहे हो तो उसमें कम से कम पढ़ाई करिए, ना कि उसमें आप रील बनाइए, फेसबुक बनाइए। क्योंकि जो समय हम लोग बीत जाएगा, जो यंगस्टर की समय बीत जाएगी तो आने वाला भविष्य उनकी खराब हो जाएगी। ये मेरा युवाओं से। और साथ सबसे बड़ी चीज है कि आप नशा को एकदम अपने से दूर रखिए, नशा मुक्त एकदम रहिए आप लोग जी। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय युवा वाहिनी एवं राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वॉलंटियर भाजपा, हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर कार्य कर रहे हैं। अभी हम सीधा बिहार से आए हैं, पटना से, और कल फिर बिहार पटना चले जाएंगे। ठीक है, 26 तारीख तक हम बिहार में हैं। जितने भी नक्सली क्षेत्र हैं बिहार में, उन सभी को सनातनी क्षेत्र में बदलने का कार्य कर रहे हैं। कानपुर में महाराज जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आपके बगल में बैठे हुए हैं महाराज जी, प्रेम स्वरूप जी। ये महाराज जी हैं, परिचय नहीं, लेकिन साधु समाज चंद्रानंद गिरी हैं, जूना अखाड़े से हैं। तो चारों शंकराचार्य मिल करके हम लोग एक 2 सेवा रत्न से सम्मानित भी कर रहे हैं। जो लोग सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। जैसे बिहार में करीब हमने 200 लोगों को सम्मानित किया। लक्ष्य कुछ भी नहीं है। सन 26 में 501 गुरुकुल सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से, जिसमें केवल शिक्षा से धर्म नहीं बचा सकते, शिक्षा से भारत बचा सकते हैं। बिना संस्कृति के हम कुछ नहीं बचा सकते। तो हम लोग गुरुकुल पद्धति शुरुआत कर रहे हैं। जब हमारा देश गुलाम था 97% शिक्षा हुआ। आज सरकार की इतनी व्यवस्था के बाद 37% शिक्षा बची है। आज हम लोग देख रहे हैं जो रेप की घटनाएं, हमारे माँ बाप को अनाथ आश्रम जाना पड़ रहा है, ये सभ्यता की वजह से। देखिए, कानपुर हम आए हुए हैं, तो कानपुर का एक उद्देश्य है कि लखनऊ से सटा हुआ कानपुर है, तो कानपुर में भी हम भव्य गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। और हर शहर में, हर जिले में, हर नगर में गुरुकुल की स्थापना करें। शिक्षा और भोजन पे सभी का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी की व्यवस्था हम लोग निःशुल्क कराएंगे पूरे भारत में। जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे हम हर हिंदू भाई के साथ में हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसमें कहीं संदेह नहीं। ठीक है, और कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।